हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है BECC 105। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम आपसे बात करने वाले हैं ब्लॉक नंबर 3 के यूनिट नंबर 7 के बारे में। तो ब्लॉक नंबर 3 में इस वीडियो शुरू करते हैं। ब्लॉक नंबर 2 तक की वीडियोस में ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पे प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो रखे हैं। यूनिट नंबर 6 तक मैं कवर कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने ब्लॉक नंबर 1 में 4 यूनिट किए थे और ब्लॉक नंबर 2 में बाकी के 2 यूनिट किए थे। इनकी 6 यूनिट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अब हमारे पास मात्र 2 यूनिट और बाकी हैं ब्लॉक 3 के अकॉर्डिंग। तो ब्लॉक 3 और यूनिट नंबर 7 है क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय कॉम्पिटिटिव फर्म, यानी कि एक फर्म अपने प्रॉफिट को किस किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकती है ना। हमने अलग अलग यूनिट में अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग चीज़ों को समझा था। फर्स्ट ब्लॉक कंज्यूमर के बारे में, सेकंड ब्लॉक प्रोड्यूसर के बारे में। यहाँ हम समझेंगे कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस ब्लॉक के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। अब कंसेप्ट है कि हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। अब हम सब जानते हैं कि जो फर्म्स हैं वो बहुत सी तरीके की होती हैं, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो, इसके अलावा ओलिगोपोली हो, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक फर्म हो। ये कुछ हमारी क्या है फर्म्स की टाइप हैं और हम जो है ना इन्हीं फर्म्स की टाइप्स के अंदर ये समझेंगे कि कैसे अलग अलग फर्म कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करती हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो देखते हैं, पहले कंप्लीट समझते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, रीविजिट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर। हमें पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। हम सब जानते हैं कि अगर किसी इंडस्ट्री में किसी तरह का कॉम्पिटिशन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उस इंडस्ट्री में किसी एक फर्म ने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, यानी कि या तो उसे कोई स्पेशल लाइसेंस दिया गया है कि उसके अलावा कोई और उस सेक्टर के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये एक चीज हो सकती है। तो लेकिन ज़्यादातर जनरली ना जो गवर्नमेंट भी है या फिर जो इकोनॉमी है उसका बिहेवियर कैसा होता है, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर होता है, ताकि कंपटीशन की वजह से जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, बेस्ट गुड्स मिल पाए और बेस्ट सर्विस मिल पाए। यानी कि जनरली हम हर एक मार्केट फॉर्म में कंपटीशन जरूर देखते हैं, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर। यानी कि एक इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल फर्म्स जो हैं वो परफॉर्म कर रही होती है, यानी कि मल्टीपल फर्म्स जो है अपना काम कर रही होती हैं। तो ये तो हो गया पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है। भाई हम एक चीज तो बहुत सिंपल से जानते हैं, क्या कि मेन मोटिव क्या होता है प्रोड्यूसर का, कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, है ना। यानी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बात की बात है कि कंज्यूमर को सेटिस्फाइड भी करना है, कंज्यूमर को भगवान मानते हैं, सोसाइटी के लिए काम करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, ये सब बात की टॉपिक है। मेन मोटिव क्या होता है, पैसा जनरेट करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो ऐसा कोई सा बिजनेस नहीं है जो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना नहीं चाहता, एक्सेप्ट NPO या फिर आप NGO कह सकते हो, ठीक है, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं होता। उनका काम क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। तो सबके सब क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, दैट टू इन कनेक्शन विद द कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है। इसके बाद जो थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, डिफाइन एंड डिराइव अ प्रॉफिट फंक्शन। हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट फंक्शन भी डिराइव यहाँ पे करना पड़ेगा अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है, एक्सप्लेन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एट द फर्म एंड द इंडस्ट्री लेवल। हमें यहाँ पे दो चीज देखनी पड़ेगी, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या होता है फॉर्म के लेवल पे और इंडस्ट्री के लेवल पे। यानी कि जो फॉर्म है वो अपना शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम किस तरीके से जनरेट करती है और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, और इंडस्ट्री का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। आप सबको पता है कि जब मैं प्रोडक्शन को पढ़ा रहा था वहां पे हमने बात करी थी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की, कि शॉर्ट रन में कैसे एक प्रोड्यूसर अलग गुड्स को परफॉर्म करता है और लॉन्ग रन में कैसे अलग गुड्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये तो हो गया हमारा फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, एनालाइज सप्लाई कर्व्स। हमें सप्लाई कर्व समझने पड़ेंगे इन द लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन, की शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व किस तरीके से काम करता है किसी भी एक प्रोड्यूसर का, किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी फर्म का। अब आएंगे हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, 1 मिनट वेट करो बस। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन को। अब इंट्रोडक्शन क्या आता है यहाँ पे, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल असम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इज दैट ऑफ बेनिफिट मैक्सिमाइजेशन।
तो ये क्या होता है, फंडामेंटल कंसेप्शन होता है किसका, इकोनॉमिक थ्योरी का, किसी भी इकोनॉमिक थ्योरी का, कि वो क्या करना चाहती है, वो बेनिफिट को मैक्सिमाइजेशन करना चाहती है। अब बेनिफिट का मतलब क्या है, बेनिफिट यहाँ पे कंज्यूमर्स का भी है और बेनिफिट यहाँ पे प्रोड्यूसर का भी है। प्रोड्यूसर का बेनिफिट कब होगा, जब प्रॉफिट मैक्सिमम हो। कंज्यूमर का बेनिफिट कब होगा, जब सेटिस्फेक्शन का मतलब जब सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो कंज्यूमर का। तो जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो दोनों का जो है ना ध्यान रखने की कोशिश करती है कि कंज्यूमर अपनी जगह सेटिस्फाइड रहे और प्रोड्यूसर को इतना प्रॉफिट मिले कि वो अपनी जगह सेटिस्फाइड रहे। यानी कि हम जब बात करते हैं इकोनॉमिक थ्योरी की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स जो हैं वो मैक्सिमम मिलने चाहिए, चाहे वो कंज्यूमर्स हो चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों। फॉर अ कंज्यूमर, जैसे पे बात की भी गई है, फॉर अ कंज्यूमर द बेनिफिट इज द यूटिलिटी, कि उसे यूटिलिटी मिलनी चाहिए जिसके लिए उसने खर्चा किया है। यूटिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम द कंजप्शन, कि वो जो भी गुड्स कंज्यूम कर रहा है, जो भी सर्विस कंज्यूम कर रहा है, जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, उससे उसे वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तभी वो कंज्यूम करेगा और इसमें कंज्यूमर का बेनिफिट भी है ना। जैसे सपोज करो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग कब देखोगे, जब मैं वो चीज़ अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, अच्छे से समझा पाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, है ना, वरना क्यों देखोगे। यानी कि यूटिलिटी आप लोगों को मिलनी चाहिए, तभी तो आप इस वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, है ना। और उससे याद आया कि भाई जो भी इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। उसका लिंक मैं डाल चुका हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो बातों में चीज़ भी ध्यान आ गई, ठीक है। तो भाई कंजप्शन जो है ना कमोडिटी का या फिर गुड्स का, सर्विस का, एक कंज्यूमर जब करता है जब उसे उससे वैल्यू मिले, यूटिलिटी मिले। वेयर एज अ प्रोड्यूसर, लेकिन हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं, इट इज प्रॉफिट। तो हमारा काम क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। चाहे मेरे लिए एज मैं वीडियो प्रोड्यूसर हूँ, क्रिएटर ही हूँ, तो मेरे लिए क्या होगा कि मैं कैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ, अच्छे से सबको पढ़ाऊँ, समझाऊँ, ताकि आप लोग बोरियत भी हासिल ना करो, बोर भी ना हो वीडियो में, आपको सारे कंसेप्ट समझ में भी आ जाए इसी तरीके से। तो वो सब काम किसके रहते हैं, मेरे पर्सनल रहते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, एक प्रोड्यूसर। और साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो कब आएगा, जब थोड़ा सा रिवेन्यू भी अच्छे लेवल पे आएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे होती है। तो इट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर अ फॉर्म। जब हम एक फॉर्म की बात करते हैं तो प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रिवेन्यू। तो जो प्रॉफिट है वो किसका होता है, टोटल रिवेन्यू लेस टोटल कॉस्ट। ये तरीका होता है, कई बच्चे यहीं तक पढ़ेंगे, प्रॉफिट को टोटल रिवेन्यू, यहीं तक नहीं पढ़ना होता, पूरा पढ़ना होता है कि प्रॉफिट बराबर होता है रिवेन्यू माइनस में कॉस्ट। कि जो भी रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो भी पैसा आया है उसमें से हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे, जो भी खर्चा लगाया हमारा उस चीज को जनरेट करने में, ठीक है। तो माइनस करते क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बच जाएगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। बोथ टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट आर डिटरमाइंड बाय आउटपुट लेवल। तो जो दोनों चीजें हैं, चाहे वो टोटल रिवेन्यू हो चाहे वो टोटल कॉस्ट हो, ये दोनों चीजें डिटरमाइन होती हैं आउटपुट के लेवल पे जो भी प्रोड्यूस किया है उस फर्म ने। यानी कि फर्म जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, जितनी भी गुड्स जनरेट कर रही है, जितनी भी सर्विस जनरेट कर रही है, उस पर डिपेंड करता है कि फर्म का जो है वो रिवेन्यू क्या रहने वाला है और कॉस्ट क्या रहने वाली है। क्योंकि हम सब जानते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे दो प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। अगर मैं ए और बी कंपैरिजन करूं तो अगर मान लेते हैं कि ए जो है वो मात्र 500 यूनिट बना रहा है और जो बी है वो 1000 यूनिट बना रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो ए है, ठीक है, उसको प्रॉफिट भी कम मिलेगा क्योंकि ए के पास रिवेन्यू भी कम आएगा, ए की कॉस्ट भी कम आएगी बनाने में, तो कहीं ना कहीं ए का प्रॉफिट भी कम होगा। और अगर मैं बी को कंपेयर करूं ए से, तो बी ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो बी के पास रिवेन्यू ज्यादा आएगा और बी की जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा आएगी, तो जिसकी वजह से इसको प्रॉफिट भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू ए। तो ध्यान रखना, प्रॉफिट पे जो है ना दोनों का प्रभाव पड़ता है कि टोटल खर्चा कितना आ रहा है और टोटल रिवेन्यू कितना है। और जितना ज्यादा रिवेन्यू और कॉस्ट में गैप होगा और जितना रिवेन्यू बड़ा होगा कॉस्ट से, उतना ज्यादा एक फर्म में जो है ना प्रॉफिट बढ़ता है। यानी कि इसलिए एक फर्म जो है ना हमेशा अपनी रिवेन्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करती है और हमेशा अपने कॉस्ट को मिनिमम करने की कोशिश करती है, क्योंकि रिवेन्यू जितना ऊपर जाएगा, कॉस्ट जितना नीचे आएगी, प्रॉफिट भी उतना ज्यादा, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, डिफरेंस। तो जितना इनमें डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो वही चीज यहाँ पे है। और गलती से अगर रिवेन्यू भाई कम हो गया कॉस्ट से, तो क्या हो जाएगा, एक फर्म, एक प्रोड्यूसर लॉस में चला जाएगा। और अगर रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों सेम होते हैं उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। फर्म एमिंग एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फर्म का मेन काम क्या होता है कि भाई कैसे भी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे हम, तो इनके में मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है। द ऑप्टिमल आउटपुट लेवल प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड बाय टाइप ऑफ मार्केट। तो जो ऑप्टिमल आउटपुट है उसे कितना जनरेट करना चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, वो डिपेंड करता है मार्केट के टाइप पे। अब मार्केट टाइप कौन सी है, एक है परफेक्ट कॉम्पिटिशन जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, दूसरा है मोनोपोली, तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चौथा है ओलिगोपोली। आप लोग बता देता हूँ चारों चीजें।
परफेक्ट कंपटीशन तो हम डिस्कस करेंगे, पहले समझते हैं मोनोपोली क्या होता है। तो मोनोपोली का मतलब क्या है? मोनोपोली का मतलब है मोनोपोली दो वर्ड से बना हुआ है, एक मोनो दूसरा पोली। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, और पोली का मतलब क्या होता है? सेलर। यानी कि जब एक सिंगल सेलर गुड्स को प्रोड्यूस करता है और मार्केट में सेल करता है अकेले, जिसके कंपटीशन में कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? मोनोपोली फर्म बोलते हैं। और अंधा पैसा कमाते हैं लोग, उसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जी कंपटीशन में कोई है ही नहीं, लोगों के पास सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। अगर लोगों को उस तरह के गुड्स बनाने हैं, उस तरह की सर्विस बनानी है, तो लोगों को उसके पास ही जाना पड़ेगा। सपोज करो अगर मैं सिर्फ इस दुनिया में मैं ही सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं, आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊं, तो क्या मैं जितना बड़ा जितना प्रॉफिट नहीं कमा सकता? बिल्कुल कमा सकता हूं। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों को मैथ्स में भी कोई भी डाउट आया, इकोनॉमिक्स में भी कोई भी डाउट आया, आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे चैनल पे भी आना पड़ेगा, मेरी वीडियोस पे ही आना पड़ेगा, यानी कि मेरे व्यूज जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना? हकीकत तो है नहीं है, क्योंकि हकीकत में बहुत से टीचर्स हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, जो मर्जी आओ वीडियो पे पढ़ाना चालू कर दो। बस ये चाहे कि आपको टॉपिक आना भी चाहिए और आपको एक्सप्लेन करना भी अच्छे से आना चाहिए, कि बच्चों को समझ में भी आ जाए, है ना? तो वही चीज है। तो मोनोपोली की मैंने बात समझा दी आप लोगों को। अब समझाता हूँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब क्या होता है कि जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं, यानी कि बहुत सारे सेलर्स हैं बेचने के लिए और बहुत सारे बायर्स हैं खरीदने के लिए, उनको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेलफोन की कंपनी से आप कंपेयर कर सकते हो, और सेलफोन की देखो कितनी सारी कंपनीज हैं। अब लोग कहाँ है? बहुत ज़्यादा, कुछ ही तो है, सैमसंग, वीवो, एप्पल, ठीक है। इसके अलावा और भी है, नोकिया वगैरह थी पहले, अब तो नहीं है, ठीक है। तो और भी कुछ कंपनीज हैं, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, और भी है बहुत सारी कंपनीज। लेकिन बात थी कि ये तो सिर्फ आपको नाम पता है, तो अपने हाथ में गिने हैं। आप कभी गूगल करना, फोन की सारी कंपनीज है, आपके सामने एक लिस्ट निकल के आ जाएगी, दुनिया भर की कंपनीज है सेलफोन्स की, है ना। अब तो रेडमी, रियलमी, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं, तो दुनिया भर की कंपनी आपको दिख जाएंगी। इसे बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं। फिर एक आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होती है? ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और पोली का मतलब सेलर, जहाँ पे कुछ फ्यू सेलर, कुछ ही सेलर्स होते हैं और कुछ सेलर मिलके ही पूरे मार्केट के हर एक शेयर पे अपना कब्जा जमा कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप व्हीकल्स देख लो, व्हीकल्स की कंपनी आपको गिनती की ही मिलेंगी, टाटा, महिंद्रा, ठीक है, और भी है, हीरो होंडा, बहुत सारी, मतलब कंपनी बहुत सारी नहीं है, ब्रांड्स बहुत सारे हैं, क्योंकि वो अलग अलग ब्रांड के नाम से निकालते हैं, बट मेन कंपनी जो है ना वो कुछ ही है। टेस्ला हो गई, ऐसी तो गिनती कुछ कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं पूरे मार्केट को कैप्चर जिन्होंने कर रखा है। यानी कि ओलिगोपोली ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट होती है जहां पे मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया ऐसा, जहां पे कुछ सेलर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, यानी खरीदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और अब बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो अब हम चलते हैं परफेक्ट कंपटीशन की तरफ कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन देखते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या है कि जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं और ये सब मिलके होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं। ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन आती है इसकी परफेक्ट कंपटीशन की, कि जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं और ये सब मिलके होमोजेनियस प्रोडक्ट यानी कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मतलब एक जैसे प्रोडक्ट जिनमें कोई भी इतना सा भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट ये लोग क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट वेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे, तो ये हो गई डेफिनेशन किसकी? परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो अब बात ये थी कि भैया जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, यानी कि बायर्स बहुत सारे हैं और सेलर्स ही बहुत सारे हैं और होमोजेनियस प्रोडक्ट ये यहाँ पे सेल किए जा रहे हैं, तो मार्केट शेयर कितना होगा लोगों के पास? बहुत कम। क्यों? क्योंकि जनरली जो हम है ना, कोई भी जो फर्म है, कोई भी जो प्रोड्यूसर है, वो अपना मार्केट शेयर क्रिएट करता है। पर कैसे करेगा? अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को चेंज करके, डिफरेंट कुछ बना के, डिफरेंट कुछ प्रोड्यूस करके। लेकिन यहाँ तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम खुद बोल रहे हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट है, और होमोजेनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इस बात का सिंपल सा मतलब है कि वो प्रोड्यूसर अपने गुड्स में किसी भी तरह के अलग फीचर्स नहीं डाल सकता, बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करेंगे सारे के सारे फर्म्स मिलके भी। यानी कि चाहे इसमें एक ए फर्म हो, बी हो, सी हो, डी हो, ये सब जो है वो सबके सब मिलकर आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करेंगे। इसका मतलब प्रोड्यूसर चाहे ए से खरीदे, चाहे बी से खरीदे, चाहे सी के पास जाए, चाहे डी के पास जाए, उसे सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है बिना किसी डिफरेंस के। तो ऐसे केस में सब लोगों का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी कि मार्केट शेयर ना के बराबर मिलता है इन सबको।
ठीक है। तो ये चीज होती है क्योंकि अब देखो कंज्यूमर को फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि कंज्यूमर को चाहे वो किसी के पास भी जाए, जब उसे मिलना सेम प्रोडक्ट है तो जिससे मर्जी ले लेगा, ठीक है। वो किसी एक पर्टिकुलर फर्म के पास नहीं जाएगा क्योंकि सबके फीचर सेम है। तो ये चीज हो गई। तो ये दो चीजें है ना जो बनाती हैं इस परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट को। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म्स, ठीक है। अब ये फ्री एंट्री और एग्जिट का मतलब क्या है कि जो फर्म है, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगी, फ्री एंट्री और एग्जिट मतलब जब मर्जी एंटर कर सकती हैं और जब मर्जी यहाँ से एग्जिट भी कर सकती हैं। फर्म्स का ये यहाँ पे चक्कर है कि फर्म्स आराम से अंदर आए, अगर किसी को लग रहा है कि अभी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है इस मार्केट स्ट्रक्चर में तो आराम से प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आए, और अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लॉस हो रहा है तो बाहर चली जाए सीधा। तो इसको बोलते हैं फ्री एंट्री और एग्जिट। किसी तरह का लाइसेंस नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, आराम से आओ, प्यार से आओ, बिजनेस के अंदर बिजनेस करो, प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट कमाओ, नहीं मिल रहा बाहर निकल जाओ, यानी कि फ्री एंट्री और एग्जिट है फर्म्स के अंदर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो ये तो हो गई फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म की बात। इसके बाद अच्छा हाँ, यहाँ से मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, अगर फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म होती है, और मैं वो बोल भी चुका हूँ ऊपर कि यहाँ पे जो पोर्ट है वो होमोजेनियस है और बहुत सारे बायर्स हैं और सेलर्स भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे जो फर्म है ना वो प्राइस मेकर नहीं होती, प्राइस टेकर होती है। अगर मैं आपको समझाऊँ कि यहाँ पे फर्म का प्राइस कर्व कैसा बनेगा, तो ये बनेगा फर्म का प्राइस कर्व, ठीक है, प्राइस कर्व। तो इसको बोलते हैं कि जो फर्म है वो प्राइस, अब चाहे इस प्राइस पे कोई फर्म ये Q क्वांटिटी बेचे, कोई Q1 क्वांटिटी बेचे, कोई Q2 बेचे, कोई Q3 बेचे, जो मर्जी क्वांटिटी बेचे, फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन प्राइस लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस क्वांटिटी अलग अलग जो है एक पर्सन बेच सकता है। इसका मतलब ये है कि फर्म यहाँ पे क्या है, प्राइस टेकर है और इंडस्ट्री यहाँ पे प्राइस मेकर है। और सिंपल सी बात है, क्या कोई भी फर्म यहाँ पे प्राइस चेंज कर सकती है? कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि कर लेगी कंज्यूमर सपोर्ट लेना बंद कर देंगे। एक बात करते हैं रैशनल कंज्यूमर की, यहाँ पे गुड सेम मिल रहे हैं, अगर ए मान लो 50 रुपये में बेचता है और बी 100 में बेचता है, कोई क्यों जाएगा बी के पास? बी की दुकान बंद, बी का धंधा चौपट। क्यों चौपट? क्योंकि भाई जो पोर्ट ये बेच रहा है, पोर्ट ये भी बेच रहा है, उसके लिए कोई कंज्यूमर 100 रुपये क्यों देगा जो 50 से मिल रहे हैं? तो इसीलिए बोलते हैं कि अब जो फर्म है वो सिर्फ प्राइस टेकर होती है, खुद का प्राइस खुद नहीं बना सकती, और बनाने की कोशिश करेगी तो बाहर हो जाएगी इंडस्ट्री से, है ना, कोई लेगा ही नहीं उसके प्रोडक्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे, इसलिए इसका कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, हॉरिजॉन्टल प्राइस कर्व। तो क्या आपसे पूछे भी कि परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस कर्व कैसा, तो क्या बोल दोगे, हॉरिजॉन्टल प्राइस कर्व होता है। इसके बाद परफेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द करेक्ट इकोनॉमिक डिसीजंस। अब जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है कंज्यूमर्स के पास ही, प्रोड्यूसर के पास भी, कंज्यूमर को पता है कि भाई ये जो फॉर्म ऑफ मार्केट है यहाँ पे सबके पास एक ही तरह के गुड्स मिलेंगे, आप जहाँ से मर्जी ले लो, ए दुकान से लो, बी दुकान से लो, सी से लो, डी से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई महंगे बेच रहा है तो उसे लो ही मत। क्यों? क्योंकि जब गुड्स सबके पास सेम रेट मिलने चाहिए तो क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो एक यहाँ पे पॉइंट आता है। इसके बाद परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि रिसोर्सेज जो है ना वो इजीली मोबाइल होते हैं, यानी कि हम रिसोर्सेज को इजीली मूव कर सकते हैं। तो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये एक पॉइंट आया। इसके बाद 6 पॉइंट क्या आता है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का किसी भी तरह से इंटरवेंशन नहीं होगा, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवेंट नहीं कर सकती। ये एक पॉइंट आता है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट इंटरवेंट नहीं करेगी, किसी तरह का लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि लाइसेंस प्रोवाइड किया तो फिर तो ये वाला पॉइंट ही खत्म हो जाएगा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करते किसी भी मामले के अंदर। अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय परफेक्ट कंपटीशन, कि प्रॉफिट कैसे हम इस फॉर्म के अंदर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तुम सबने एक चीज तो देखी कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज सेलर है, और सबके सब होमोजेनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसा होगा? यहाँ पे प्रॉफिट होगा नॉर्मल प्रॉफिट। पहले तो ये समझ लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ ही फर्म्स हो, ABCD, है ना, और वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे, क्यों? क्योंकि उनका मार्केट शेयर ज़्यादा था। पर यहाँ पे है क्या, फ्री एंट्री और एग्जिट, और सबको सेम प्रोडक्ट सेल करना है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करना है। तो उस अंधे प्रॉफिट को देखते हुए, मार्केट शेयर को देखते हुए नई फर्म जंप करेंगी। नई फर्म जंप करेंगी तो हो सकता है स्टार्टिंग में जो फर्म्स हैं वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही हों,
है ना, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी जनरेट करी हो, क्योंकि कुछ ही फर्म्स हैं जिनके पास मार्केट शेयर ज़्यादा है। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, उस प्रॉफिट को देख के नई फर्म अंदर मार्केट में एंटर करी। क्यों एंटर करेंगी, ना कोई लाइसेंस चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, ना गुड्स बनाने की दिक्कत, सबको आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करने हैं, मार्केट में वो अवेलेबल है, जितने मर्जी बेचो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो ऐसे सारे केसेस में नई फर्म्स एंटर करेंगी, सबका मार्केट शेयर कम होना शुरू हो जाएगा, जिससे जो प्रॉफिट है, हो सकता है किसी को अच्छा प्रॉफिट मिल भी रहा हो स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे या तो नॉर्मल प्रॉफिट में चेंज होगा, और अगर और फर्म एंटर करती रही तो वो नॉर्मल प्रॉफिट लॉस में चेंज हो जाएगा, और वो फर्म जो है बाद में एग्जिट भी वहां से कर सकती है। तो मैं इस चीज़ कह सकता हूं कि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम करना बहुत मुश्किल है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। और आपको इसे बता भी दूं कि रियलिटी में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब ये एक ऐसी मार्केट है, इमेजिनरी मार्केट आप कह सकते हो इसे, जो हमने सिर्फ सोच रखा है, बट रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि ये फॉर्म ऑफ मार्केट हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ऐसा कोई सी इंडस्ट्री जहाँ पे बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल होते हैं। आप भाई यहाँ पे बुक में एग्जांपल देख रहे थे चावल गेहूं वगैरह के, आप चावल गेहूं वगैरह को ही देख लो ना, उनकी क्वालिटी में भी डिफरेंस आता है ना, उनकी क्वालिटी में ही फर्क होता है। तभी तो कुछ चावल 20 रुपए किलो ही बिकते हैं और कुछ 150, 200, 500 रुपए किलो ही बिकते हैं। क्यों बिकते हैं? क्योंकि उनकी क्वालिटी में फर्क मिलता है। तो वही चीज है कि ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल ही सेम टू सेम गुड्स जो है, वो हर फॉर्म जो है वो सेम टू सेम गुड्स को ही सेल कर रही हो। या फिर कई बार जो है ना, रेगुलेशन भी देखने को मिल जाता है गवर्नमेंट का, जो उस मार्केट की फॉर्म को संभाल लेता है, अगर कहीं पे सेम पर्ट सेल भी हो रही है तो। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी जो हमने प्राइवेट कंपटीशन में पढ़ ली कि प्राइवेट कंपटीशन में जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हाँ, वो एक तरह से कर सकते हो रिवेन्यू को बढ़ा के, कि रिवेन्यू बढ़ेगा तो कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, क्योंकि हम सबके सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यानी कि आउटपुट ज़्यादा सेल करके, ज़्यादा बेच के यहाँ पे प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। बट आउटपुट ज़्यादा भी कब बढ़ाएगी? जब मार्केट शेयर ज़्यादा होगा। लेकिन ऊपर ये वाला पॉइंट भी तो नाश कर देता है, फ्री एंट्री और एग्जिट। नई फॉर्म एंटर करेंगे, वो उस मार्केट शेयर को ले जाएंगे। यानी कि बिजनेस कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर की वजह से अफेक्ट होता है, और यहाँ तो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो ये मैंने सारे फीचर्स की बात कर ली, हमने बात कर ली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में। अब अभी बहुत कुछ बाकी है जो हम यूनिट में धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे। तो हमारे यूनिट नंबर 7 की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। वो मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए अपने समय पर जाके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, जिसको जो उतारना है वो उतार।